जी, आज हमारी ऑल टेक्स्ट रिविजन की फर्स्ट क्लास है, जिसमें वालेकुम सर। जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने पढ़ना क्या कुछ है, किस तरह पढ़ना है और किस टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ना है। और आपको मैं मेथड बताऊंगा कि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ रहे होंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, उसको एज एन एग्जांपल लेके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा टाइम टेबल डिस्कस कर लूँ कि हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी रेगुलरली 9 to 9 PM, 9 to 10 PM होगी। ये मैंने सब्जेक्ट से डिवाइड किए हैं उसमें के लिए कि मंडे को हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स डिस्कस किया करेंगे, ट्यूसडे को एवरीडे साइंसेस और इस्लामिक स्टडीज, यानी जनरल नॉलेज में हमारे पास क्या आ जाएगा कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान से रिलेटेड सब कुछ, और उसके अलावा करंटली पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। और उसके अलावा हम न्यूज़पेपर को भी डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, यानी मंडे को हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स डिस्कस किया करेंगे। ट्यूसडे वाले दिन एवरीडे साइंसेस और इस्लामिक स्टडीज को डिस्कस करेंगे। एवरीडे साइंसेस में हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी भी तमाम साइंसेस की बेसिक्स क्लियर करेंगे, यानी जिस तरह विटामिन आ गए, डिजीज आ गई एवरीडे साइंसेस में, इस तरह तमाम साइंसेस की जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। यानी जो कुछ भी किसी भी टेस्ट में आता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो 20% जीके पोर्शन है वो सारा हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। और उसके अलावा बाकी पीपीएससी, एफपीएससी या कोई जितने भी टेस्ट हैं, उन सब में जो जो कुछ भी आता है वो सारे का सारा हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है। और किस तरह डिस्कस करना है वो थोड़ा सा मैं आगे एंड पे आपको बताता हूँ। इस तरह इस्लामिक स्टडीज, इसमें हम इंशाल्लाह कुरान पाक, सीरतुन नबी, पिलर्स ऑफ इस्लाम और ऑनवर्ड सब कुछ, यानी फिर हम पहले इसको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। डेली हमारा एक टॉपिक हो जाएगा। जब हमारे इसमें टॉपिक क्लियर हो जाएंगे फिर हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर हम एंड पे जो ओल्ड पेपर्स होंगे उन ओल्ड पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे के सारे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम हिस्ट्री पे आते हैं। वेनसडे वाले दिन हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में हम 712 से, यानी जब मोहम्मद बिन कासम बरसगिर में आया, या यूं कह लें कि जब इस्लाम बरसगिर में आया, तब से लेकर आज की तारीख तक सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। यानी सबसे पहले हम मोहम्मद बिन कासम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद महमूद गजनवी, उसके बाद जो तमाम अंपायर हैं, लोधी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत एंड और आखिर पे मुगल अंपायर, और फिर 1857 की जंग आज़ादी, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कियाम, कांग्रेस का कियाम, यानी टोटल 1947 तक। और फिर 1947 के बाद अब तक, यानी उसमें हम तमाम आइन डिस्कस करेंगे, आइन के अंदर होने वाली तरमीम को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद तमाम पाकिस्तान के इदारे, उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये जो इदारे हैं ये जनरल नॉलेज में आ जाएंगे हमारे पास सारे। उसके बाद जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की लोकेशन को, पूरी दुनिया को हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे कि किस कौन सा मुल्क कहाँ पर वाक़ है, यानी पूरा वर्ल्ड मैप भी हम क्लियर करेंगे। वर्ल्ड मैप पर हम एक लेक्चर रखेंगे इंशाल्लाह, कि उस लेक्चर के बाद हमें यूं कह लें कि रटा ना लगाना पड़े किसी भी मुल्क की लोकेशन के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर जियोग्राफी के अंदर पाकिस्तान की बॉर्डर लेंथ, किस मुल्क के साथ कौन सी कॉन्स्पेरेंसी, उसके बाद मेजर रिवर्स कहाँ पे, ओशन,
माउंटेन्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। हमने हर चीज जर्नली एज अ टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे हम इंशाल्लाह डिस्कस किया करेंगे। यानी रिवर्स को हम पहले थॉरोली पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में कौन सा दरिया है, कितने दरिया हैं, कौन सा कहाँ पर है। और फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें कि लास्ट टाइम पेपर में किस तरह आया था, यानी ओल्ड पेपर्स में ये क्वेश्चन किस तरह आए हुए हैं, वो पेपर्स में से हम इंशाल्लाह कट करके स्लाइड्स के अंदर भी ऐड करेंगे, और साथ साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। मैथमेटिक्स के तकरीबन 6 से 7 टॉपिक हैं जो पेपर्स में आते हैं, और अक्सर बच्चों को ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि हमने साइंसेस पढ़ी होती हैं, मोस्टली मेडिकल साइंसेस के होते हैं या आर्ट्स वाले होते हैं, उन दोनों को ये चीज़ें नहीं आती। बिल्कुल आसान से होते हैं, परसेंटेज क्वेश्चंस, प्रोपोर्शंस, रेशो या सीरीज क्वेश्चंस वगैरह आ गए। ये सारे के सारे इजी टॉपिक है, लेकिन कंफ्यूजिंग होते हैं। हमें पता नहीं चलता, जिस तरह परसेंटेज क्वेश्चन हमें पता नहीं चलता कि किसको डिवाइड करना है, किस पे डिवाइड करना है, किस तरह डिवाइड करना है, कंफ्यूजन होती है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल यही सवाल आ जाते कि 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, अब हम घूम जाते हैं एक दफा। तो वो हम आपको इंशाल्लाह सिंपल ट्रिक्स बताएंगे कि आपने इन क्वेश्चंस को किस तरह सोल्व करना है। बिल्कुल चुटकी में होगा इसको। मैं तो या फिर वीडियो बनाकर शेयर कर दिया करूंगा, या हम वैसे लेक्चर को दौरान डिस्कस कर लेंगे। ये थर्सडे वाले दिन हम मैथमेटिक्स को डिस्कस किया करेंगे। फ्राइडे वाले दिन हम इंशाल्लाह इंग्लिश ग्रामर करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन सारे करेंगे, और यकीन करें इस तरह करेंगे कि आपको पता चलेगा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, हर आपको पता है, आपने पढ़े हुए हैं। लेकिन जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि एक न्यू वे मिलेगा आपको। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हल्की सी मिसाल देता हूँ। अब इज माई माइंड, हम सब ने पढ़ा हुआ है। माई क्या है, एक एज अ प्रोनाउन हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। आई, माई, मी, माइन, वो यावर, अस, ये क्या है, प्रोनाउन है। और अगर मैं कह दूं कि ये प्रोनाउन नहीं है, आप सारे कहेंगे नहीं भाई प्रोनाउन है, हमें शुरू से पढ़ाया गया कि प्रोनाउन है। लेकिन मैं प्रूव करता हूँ कि ये प्रोनाउन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है कि दिस इज माई बुक। ठीक है, दिस इज माई बुक। यहाँ पर माई प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ पर माई बुक को मॉडिफाई कर रहा है। बुक क्या है? नाउन है। अब जो नाउन को मॉडिफाई करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर माई क्या हो गई? एडजेक्टिव। अब अगर किसी को बताएंगे तो वो वैसे लड़ने लग जाएगा कि भाई माई तो प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव कैसे होगी? तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो हमने उनकी वर्किंग को देखते हुए डिसाइड करने होते हैं। या यूं कह लें कि आप लफ्ज देख के नहीं बता सकते कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, या क्या है। हम जब उसका सेंटेंस पढ़ेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इस तरह हम वन बाय वन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। सिंपल टेंसेस, उसके बाद एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह डेली बेसिस पे रोजाना वोकैब के 10 वर्ड्स करेंगे। यानी मंडे टू फ्राइडे डेली बेस 10 वोकैब वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। इस तरह ये होगा कि हमारे 2 महीने का 2 माह का सेशन है, तकरीबन 60 में से 2 दिन निकालें, यानी तकरीबन कोई 40 से 50 के करीब दिन बन जाएंगे हमारे। उन 50 दिन में हम अगर डेली 10-10 करें तो हमारे 400 से 500 वर्ड इजीली कवर अप हो जाएंगे। और इतने वर्ड अगर हम कवर कर लें तो हमारे आई थिंक तमाम मेजर टेस्ट के लिए काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट भी आपको तो लाज़मी सी बात है, अगर आपने सीएसएस के लिए अप्लाई करना है या किसी और टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो हम जब करेंगे ओल्ड पेपर्स, तो उसमें से साथ-साथ मज़ीद ऐड होते जाएँगे। यानी 500 वर्ड ये हो जाएँगे हमारे पास, और उसके अलावा जब हम ओल्ड पेपर्स करेंगे, तो वो मोस्टली तो इनमें से ही होंगे, जो हम 500 करेंगे। लेकिन अगर कोई इसके अलावा आएगा, यानी सारे पेपर्स में से अगर 100 वर्ड्स भी वो आ गए तो 600-700 वर्ड हो जाएंगे।
जो हम वन बाय वन करके डिस्कस किया करेंगे डेली बेसिस पे इंशाल्लाह। ये था मेरा मंडे टू फ्राइडे प्लान, जो हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे। आज मंडे तो हमारा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की क्लास थी, तो मैंने आज की अखबार से ये कुछ पीसेस कट किए कि आपको बताऊंगा कि हम किस तरह पढ़ेंगे और किस तरह हमने हर चीज को पढ़ना है। सिर्फ हमारे साथ नहीं, जब भी आप किसी चीज को पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, इस तरह पढ़ें कि आपको अलिफ से ये तक उस हर आने वाले लफ्ज क्लियर हो। जैसे अब ये आज की अखबार थी, आज 7 दिसंबर, जी 7 दिसंबर 2020, ये अखबार का एक जो सुर्खी है मैंने कट की है कि मांडी वाला नैब का हिसाब सेनेट करेगा, से ब्लैक लिस्ट कराऊंगा मांडी वाला। खबर पूरी। हमने इतना पढ़ना है, आगे गुजर जाना है, लेकिन इतना काफी नहीं है। हमने अपने माइंड को रिसर्चर माइंड बनाना है, यानी कोई भी लफ्ज पढ़े, अब नैब का हिसाब सेनेट करेगा, ये लाइन पढ़ी, हमें एक पता चलेगा कि कौन क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपका माइंड नॉलेज अट्रैक्टिव है, यानी नॉलेज गेनर है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो जरूर। काइंडली माइक अपने म्यूट रखें जी। अब जब आप ये पढ़ेंगे तो आपके जहन में फौरी आना चाहिए कि व्हाट इज नैब। नैब क्या है? नैब एक इदारा है पाकिस्तान का, बहुत मशहूर इदारा है आजकल तो वैसे भी, कि ये करप्शन को खत्म करने के लिए सर्व कर रहे हैं। ठीक है, बनाया किसने, कब बना, ये हर चीज हमें कवर अब क्लियर होनी चाहिए। कि ये 16 नवंबर 1999 को एक ऑर्डिनेंस के जरिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनाया। 16 अक्टूबर 1999 को आर्मी ने या जनरल परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया नवाज शरीफ गवर्नमेंट को, और उसके एक माह बाद नैब का इदारा बनाया गया, ताकि जो करप्शन के चार्जेस हैं, या यूं कह लें कि सियासतदानों को मफलूज करने के लिए। लेकिन हमने चूंकि इम्पार्शल होकर रहना होता है, तो सर 16 नवंबर आगे क्या था सर? 16 अक्टूबर 1999 को उसकी टेक ओवर किया था मुशर्रफ ने, और 16 नवंबर 1999 को नैब बनाई थी। और जब कोई भी इदारा डिस्कस करना है हमने, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो बना कब। तो नैब कब बना? 16 नवंबर 1999 को। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसका जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट चेयरमैन, फर्स्ट प्रेसिडेंट वो कौन था। तो नैब का जो फर्स्ट चेयरमैन था वो था लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अमजद जी। ये भी हमें, जो भी इदारा हमने डिस्कस करना है, तो उसका हमें ये चीज लाजमी पता होनी चाहिए कि उसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था या फर्स्ट जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वो कौन था। तो नैब का जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव था, फर्स्ट चेयरमैन था, वो था लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अमजद। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि उसका करंट चेयरमैन कौन है। तो नैब का जो करंट चेयरमैन है वो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, जस्टिस रिटायर्ड जुवैल इकबाल साहब इसके करंट चेयरमैन है। और फिर हमने ये भी देखना है, सर कौन है करंट चेयरमैन? जस्टिस जुवैद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड जुवैद इकबाल। फिर हमने ये भी देखना है कि जो एग्जेक्टिव होता है इसका, सर पहला जी सर पहले सदर का नाम बता दो। सर पहला चेयरमैन जो था उनका नाम बता दें जरा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अमजद जी। बाकी अगर किसी की कोई थैंक बात रहेगी तो यू। रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दी जाएगी, तो वो आप रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा जी। तो इसका जो करंट प्रेसिडेंट, करंट चेयरमैन है वो जस्टिस रिटायर्ड जुवैद इकबाल है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी इस जो चेयरमैन है या जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उस ओहदे की म्याद कितनी होगी। जितने भी हमने इदारे पढ़ने, ये हर चीज हर एक में देखनी है आपने। यानी अब जो चेयरमैन होगा वो 4 साल की मुद्दत के लिए होगा। अब
जस्टिस जवेद इकबाल जो करंट सर्विंग है ये 2017 को आए, 2017 में अपॉइंट हुए। अब इनकी जो मुद्दत है 4 साल, यानी 2017 से 2021, 2021 में इनकी जो सर्विंग एज है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड इसका इंपॉर्टेंट ओहदा होता है वो प्रोसिक्यूटर जनरल होता है, वो भी पता होना चाहिए आपको। तो 3 साल के लिए होता है प्रोसिक्यूटर जनरल, यानी जो जितने भी केसेस होते हैं नैब के वो सबको डील कर रहा होता है। तो वो करंटली जो प्रोसिक्यूटर जनरल है नैब के वो असगर अली है। उसके बाद ये देखना होता है कि इस इदारे का चीफ जो सदर मुकाम है या इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो नैब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इस्लामाबाद में। उसकी जो ब्रांचेस हैं वो तमाम सूबाई दारकूमतों में। बस मेरा ख्याल में अगर हम इतनी चीजें हर इदारे की देख लें कि वो कब बना, किसने बनाया, किस मकसद के लिए बना, और इसकी जो करंट पोजीशन है वो क्या है, दैट्स एनफ। अब नैब का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आए। हाँ, लेकिन अगर आप जा रहे हैं 16 या 17 ओहदे पर किसी नैब का टेस्ट देने के लिए, नैब में किसी पोस्ट का टेस्ट, फिर आपको इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। फिर इसके जो मेजर ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस के नतीजे में ये बना, इसके अहम इदारे कौन से, फिर आपको देखने पड़ेंगे। अगर आपने 14 प्लस पे जाना है और उस इदारे में जाना है तब, अगर आपने 14 से बिलो होना है या किसी और इदारे में जाना है, अब जर्नल टेस्ट के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। अब नेक्स्ट जो लफ्ज था, नैब का एहतजाम सेनेट करेगा। अब सेनेट कौन सी बला है भाई? पाकिस्तान का ईवान बाला, अपर हाउस है। 1973 के आइन के नतीजे में ये बना। बना क्यों? यानी इसमें नुमाइंदगान होते हैं, हम सिलेक्ट करने हैं नुमाइंदे ऊपर जाने। तो नुमाइंदे ऊपर लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, लोगों की नुमाइंदगी के लिए तो एक हाउस भी काफी होता है। अगर कौमी असम्बली होती है तो काफी है, फिर सदन बनाने की क्या जरूरत है? तो वो इसलिए बनती है। ये हमारा माइंड हमसे सवाल करेगा कि भाई जब लोगों का मकसद तो ये था ना सेनेट बनाने का कि लोगों को नुमाइंदगी मिल जाए। अब लोगों को नुमाइंदगी तो कौमी असम्बली में मिल गई है, फिर सेनेट बनाने का मकसद क्या है? तो जो सेनेट बनाने का मकसद ये है कि जो कौमी असम्बली में सीट्स हैं वो आबादी के लिहाज से, अब आधी से ज्यादा सीट सिर्फ पंजाब की है कौमी असम्बली में। जो पंजाब से जीत जाता है वो पूरे पाकिस्तान से जीत जाता है, वो हुकूमत बना लेता है। अब कोई भी फैसला, कोई भी कानून बनाना है, कोई भी फैसला करना है, तो अगर जो पंजाब चाहेगा वो अपना फैसला बनवा लेगा। इस चीज को खत्म करने के लिए बाकी जो सूबे हैं उनको बराबर का हक देने के लिए सेनेट का दायरा कायम किया गया। यानी सेनेट में क्या है कि तमाम सूबों को बराबरी की सीट्स है। यानी जितनी सीट पंजाब की है उतनी सीट बलूचिस्तान की है, उतनी ही सीट सरहद की है, उतनी सीट सिंध की। यानी टोटल सेनेट के मेंबरान की तादाद पहले 104 है। उस 104 में से 23 सीट हर सूबे की, 23 पंजाब की, 23 सिंध, 23 बलूचिस्तान और 23 सरहद यानी केपी के। यानी ये बन गई 92। इसके साथ 8 सीट आ गई फाटा की और 4 सीट कैपिटल टेरिटरी यानी इस्लामाबाद की आ गई। टोटल 104 सीट है। लेकिन अब चूंकि 25वीं तरमीम के नतीजे में केपी के साथ फाटा को दम कर दिया गया, फाटा का जो इंडिविजुअलिटी थी वो खत्म हो गई। तो अब नेक्स्ट के लिए इसकी सीट्स खत्म हो जाएंगी। जो 8 सीट फाटा की थी वो खत्म हो जाएंगी, 23 सीट सबकी रह गई, 4 कैपिटल की रह गई। लेकिन ये 2024 के बाद होगा। फिलहाल जो सर काइंडली बता दिया कि फाटा की क्यों उन्होंने खत्म की है? फाटा अब केपीके का एक पार्ट बन चुका है। अब और सेनेट का ये है कि वो हर सूबे को बराबरी की सीट्स मिलती है। यही मैंने आपको बताया कि जितनी पंजाब के पास होगी उतनी बाकी के पास भी होगी। अब चूंकि फाटा की कोई इंडिविजुअलिटी रही नहीं, फाटा और केपी के एक बन गया, फाटा को खत्म कर दिया गया, वो एक जिस तरह जिले बन गए केपीके के। तो जो फाटा के मेंबरान हो गए वो केपीके की सीट्स पर ही सिलेक्ट होंगे, फाटा की अलग से कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होगी।
ओके सर ये कब फाटा इसमें केपी के साथ मिल गया था? सर अमेंडमेंट कब हुई थी? ये 2019 में आई थिंक मई 2019 है शायद। जी सर, थैंक यू सर। मैं डेट अगेन भी कंफर्म करूंगा, मई 2019 ही है या 2018 19 आई थिंक जी। ये 25वीं तरमीम है। उसके बाद आई थिंक सेनेट और उसके बाद हमें ये देखना होगा कि इसका जो करंट चेयरमैन है वो कौन है, इसके उसके ओहदे की मियाद कितनी, जो सेनेटर्स बनते हैं उनके ओहदे की मियाद क्या है, तो वो देखना होगा। यानी सेनेटर पाकिस्तान का एक परमानेंट ईवान है, यानी वो कभी भी खत्म नहीं होता। कौमी असेंबली तो अपनी मुद्दत पूरी करती है, खत्म हो जाती है, लेकिन सेनेट का ये हिसाब नहीं है। सेनेट के जो मेंबरान सेनेट के मेंबरान की जो मियाद है वो है 6 साल, लेकिन वो हिसाब इस तरह बनाया गया है कि 3 साल के बाद हाफ मेंबर रिटायर हो जाते हैं, यानी उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है, वो उसकी जगह पर न्यू आ जाते हैं और हाफ बाकी रहते हैं। इस तरह एक ईवान बाकी मेंबर्स आगे चले गए, यानी हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं मार्च के बाद, यानी 2018 सर हाउ मेनी मेंबर और जी सर सेनेट के कितने मेंबर? जी मैंने अभी बताया कि करंटली 104 मेंबर हैं सेनेट के और हर सूबे में से 23 सर मेंबर। मेरी आवाज सर आगे पे हो गई थी सर। जी जी ओके कोई बात नहीं। ठीक है सर। जी 6 साल के लिए 6 साल मुद्दत होती है हर मेंबर की, और 3 साल बाद अगेन इलेक्शंस होते हैं, वो 3 साल के बाद हाफ रिटायर हो जाते हैं, उसकी जगह हाफ न्यू आ जाते हैं। और उसके बाद करंट इसका चेयरमैन है सादिक संजरानी, ये आपको हर इदारे का मैंने ऑलरेडी बताया तो पता होना चाहिए। और डिप्टी चेयरमैन सेनेट है सलीम मांडीवाला, जिसने ये बात की थी जिसको हमने आज डिस्कस किया। आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा कि हमने कोई भी बात किस तरह डिस्कस करनी। नेक्स्ट एक और मैंने पिक किया था, ये भी आज की अखबार से ही है कि ब्रेक्जिट बरतानिया यूरोप नए तजारती मुआहदे पर मुत्तफिक ना हो सके, मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तिफाक। अब पहला लफ्ज ब्रेक्जिट। अब अगर हम अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं तो हमें लाजमी सी बात है इस लफ्ज का पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये क्या भला है, जिसको सिर्फ खबर से मतलब है। मतलब एक दुकान वाला खबर पढ़ रहा है उसे तो ये है कि ठीक है मुल्क के हालात का पता चल जाए या दुनिया के हालात का पता चल जाए, वो खबर पढ़ेगा 1 मिनट में, तो उसे अपने और भी काम करने हैं। वो पूरी खबर पढ़ के जाएगा जी, जाके अपने उसको पता चल गया उसको मुकम्मल, उसको हर लफ्ज की तहकीक की जरूरत नहीं है, उसे खबर से मतलब था, उसको खबर मिल गई। लेकिन जो नॉलेज गेनर है वो तो हर बात पे तहकीक करेगा ना। अब ब्रेक्जिट का लफ्ज आ गया तो वो इस पे काफी नहीं रहेगा कि उसकी खबर उसको मतलब थोड़ा सा पता चल गया, उसको खबर मिल गई, इस पर काफी नहीं होगी इसके लिए ये सब। तो वो इसको मुकम्मल डिस्कस करेगा कि व्हाट इज ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट क्या है? सबसे पहले ब्रेक्जिट ब्रेक्जिट मुखफ़फ़ है ब्रिटिश एग्जिट से। ब्रिटिश यानी बरतानिया, एग्जिट निकलना। कहाँ से निकलना? यूरोपीय यूनियन, यानी यूरोपीय यूनियन बनी नवंबर 1993 में और बरतानिया उसका फाउंडिंग मेंबर है। नवंबर 1993 में यूरोपीय यूनियन बनी है, बरतानिया उसका फाउंडिंग मेंबर है। अब सबसे पहले तो हमें यूरोपीय यूनियन का पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि व्हाट इज यूरोपीय यूनियन। तो डेट मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर 1993 में बनी क्यों? ताकि जितने भी यूरोप के ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन के तकरीबन यही जो 1 मिनट मुझे ओके जी, यूरोप के तकरीबन 27 ममालिक यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं करंटली। अब यूरोपीय यूनियन क्यों बनाई थी उन्होंने?
कि जितना यूरोप का इलाका है उसमें वो तिजारत को फ़रोग़ दे सकें, अपने जो ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद मज़बूत कर सकें। तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या कुछ किया? सबसे पहले उन्होंने फ्री ट्रेड अनाउंस की, यानी इन तमाम ममालिक के दरमियान किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। यानी जिस तरह हम फैसलाबाद से कोई चीज़ जाकर लाहौर में बेच दें, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक शहर है, एक शहर से दूसरे शहर में हम जा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह हम चीज़ लेके जाते हैं, या जिस तरह लाहौर से हम सामान लेके आते हैं, पूरे मुल्क में लेके जाते हैं, उधर से जाके हम मतलब इकट्ठा ले आते हैं, उधर जाके थोड़ा-थोड़ा बेच लेते हैं। किसी किस्म का हमें कोई अलग से टैक्स नहीं पे करना पड़ता। लेकिन अगर हम कोई चीज़ बाहर से लेके आ रहे हैं, कोई चीज़ भारत से मंगवा रहे हैं, अफ़गानिस्तान से मंगवा रहे हैं, तो हमें उस पर ड्यूटी अदा करनी पड़ती है, कस्टम टैक्स, कस्टम पे करना पड़ता है। यानी एक मुल्क से जब कोई चीज़ दूसरे मुल्क में जाती है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी आयद होती है। लेकिन यूरोपीय यूनियन में ये है कि यूरोप के तमाम ममालिक के दरमियान फ्री ट्रेड है। किसी पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं, यानी इन 27 ममालिक के दरमियान ना कोई पासपोर्ट की शर्त है, यानी एक ही पासपोर्ट है सबके लिए। जिस तरह हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, वही हिसाब है कि एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाना उनका एग्जैक्टली यही चीज़ है। ठीक है? ना पासपोर्ट की शर्त, ना और फ्री ट्रेड, और ये यानी और उसके अलावा उनकी सिक्योरिटी के मुआहदात हैं कि वो एक साथ रहेंगे, और इस तरह यानी टोटली वो एक मुल्क बन चुके हैं, यानी वो बिल्कुल एक यूनियन ही है। बल्कि उनको अब 2012 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था पीस का, कि वो एक कलेक्टिव रोल प्ले कर रही है यूरोपीय यूनियन तमाम ममालिक के लिए। ठीक है? ये था यूरोपीय यूनियन बनाने का मकसद। अब लेकिन बरतानिया उसके साथ नहीं रह रहा कि वो उस फ्री ट्रेड से बाहर आ रहा है। जो उनके दूसरे मुआहदात हैं, सिक्योरिटी के मुआहदात, पासपोर्ट के मुआहदे, अब वो सब इसके साथ खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन से निकल गया है। निकल नहीं रहा, अब निकल चुका है। यानी 1 जनवरी 2020 या जनवरी 2020 में बरतानिया ने अनाउंस कर दिया कि वो यूरोपीय यूनियन को छोड़ रहा है। अब ये 1 साल उनको मिला था, दिसंबर 2020 तक बरतानिया को, कि वो सब चीज़ों को मैनेज कर लें। क्योंकि अब पहले तो वो फ्री ट्रेड है, बगैर पासपोर्ट के। लेकिन अब वो उन्होंने मुआहदात करने हैं कि बाकी सारे ममालिक, बाकी 27 मुल्क जो है, वो एक जगह पे हैं। अब उधर से चीज़ इधर लेके आनी है, तो वो हम किस तरह लेके आएँगे? ठीक है? इस सब के लिए उनको एक टाइम दिया गया था कि वो दिसंबर तक इस सब को समाप्त कर लें। और वो चूँकि अब टाइम खत्म हो रहा है, तो अब उस मुआहदे को डिस्कस किया जा रहा था कि बरतानिया और यूरोप जो है, अब नए जो तजारती मुआहदत है उस पर मुत्तफ़िक नहीं हो सके। क्योंकि जो पिछले मुआहदात थे, वो यूरोपीय यूनियन से निकल जाने की वजह से खत्म हो गए। ओके, दैट्स ऑल अबाउट ब्रेक्ज़िट। जी, जो सर हमने जी, सर बरतानिया क्यों इस यूरोपियन यूनियन को छोड़ रहा है सर? इसकी क्या वजह है? वो उस फ्री ट्रेड को, उस पासपोर्ट को, उनकी जो यूरोपीय यूनियन का ये है कि जो यूरोपीय यूनियन की एग्ज़ेक्टिव काउंसिल कहेगी, तमाम ममालिक के लिए वही कानून होगा। जबकि ब्रिटिश अब अपना अलग से सेटअप बनाना चाह रहे हैं कि वो अपनी ट्रेड पर वो टैक्स वगैरह लगाएँगे, अपने अलग से कानून बनाना चाह रहे हैं, यूरोपीय यूनियन से हट के, तो इसलिए वो बाहर निकले। और इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है, सॉरी, बरतानिया में। इस पर उनका जो वज़ीर-ए-आज़म थे वो मुस्ताफ़ी हुए। 2016 से ये इश्यू चल रहा है, अब 2020 में आके ये अलग हुए। और जब फिर भी रेफरेंडम करवाया गया 2016 में, तो तकरीबन 52% लोगों ने इसके हक में दिया, और 48% ने इसके अपोज़िट में दिया। यानी 52% ने कहा यूरोपीय यूनियन छोड़ दो, 48% ने कहा नहीं भई यूरोपीय यूनियन में रहना चाहिए। तो ये काफ़ी इश्यू रहा है उधर, जिसकी वज़ह से फिर उन्होंने इसको एग्ज़िट किया बरतानिया ने। जी, हमारे पास टोटल 1.5 मिनट बाकी है इस मीटिंग का।
जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछिए। इसका तो समझ क्वेश्चन नहीं है कि इनको 1 ईयर क्यों मिला है? ताकि वो अपने नए मुआहदात हैं उसको नए मतलब मुआहदात को फाइनलाइज कर सके। क्योंकि पहले तो फ्री ट्रेड है, अब उन्होंने टैक्स लगाना है, किस तरह लगाना है, जो पासपोर्ट के इश्यूज हैं वो सारे सोल्व करने हैं, तो उसके लिए फिर उनको 1 साल मिला था कि इस 1 साल में आप सारा कुछ समाप्त करें। सर काइंडली ये जो रेफरेंडम है इसका जरा काइंडली से शॉर्ट जो डेफिनेशन है वो जरा बता दें। दूसरा सर एंड में अगर ऐसा कोई बुक हो जो मतलब स्टूडेंट को नॉलेज देने में इजी हो, मतलब आजकल ज्यादातर बुक्स होते हैं वो सिर्फ एमसीक्यूज पर होते हैं ना, तो अगर ऐसी कोई बुक्स हो जिसमें एक एमसीक्यूज भी हो और साथ में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हो तो काइंडली वो भी सर जरा स्टूडेंट को सजेस्ट कर दें। जी जी बिल्कुल, हम बुक्स भी सजेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, बुक सेंड भी करेंगे और उस पर हम रीड भी किया करेंगे डेली बेसिस पे। आज फिलहाल क्लास का टाइम एंड हो रहा है, अब तक के लिए इतना ही। किसी का क्वेश्चन हो तो वो आप ग्रुप में पूछें, सर बाकी कंटेक्ट जी मेरा सर दिया गया, आप इस पर भी बात कर सकते हैं जी, और रिकॉर्डिंग भी आपको सर प्रोवाइड कर दी जाएगी जी। सर